हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज बच्चों हम कक्षा 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन नंबर 2 ग्लोब व अक्षांश व देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके माध्यम से हम पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण जो तथ्य जैसे सागर, महासागर कितने अक्षांश पर स्थित हैं, कितने देशांतर पर स्थित हैं, उनके बारे में आसानी से जान सकेंगे। बच्चों, यदि हम ग्लोब के बारे में देखें तो ग्लोब हमारा पृथ्वी का एक छाया कॉपी होती है जो पृथ्वी जैसे ही दिखाई देती है और पृथ्वी के समान ही उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के स्थान को अंकित किया जाता है। ग्लोब को बच्चों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, पूरी पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए बच्चों हम ग्लोब के माध्यम से आपको समझा सके कि पृथ्वी कैसी है और पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर किस तरह दर्शाए हुए हैं, पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहां पर है, इन सबको बताने के लिए बच्चों ग्लोब का निर्माण किया गया। तो बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों हम शुरुआत अपने टॉपिक के अनुसार ग्लोब से करते हैं। तो ग्लोब को यदि बच्चों आपसे पूछ ली जाए ग्लोब की परिभाषा क्या है, तो सिंपल भाषा में दी हुई परिभाषा है बच्चों, आपको ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए ग्लोब की परिभाषा, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। लघु का मतलब होता है छोटा, प्रतिरूप का मतलब होती है छाया कॉपी, मतलब जिस प्रकार की वो चीज है उसी रूप में उसी तरह का दर्शाया गया। तो पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप, भौतिक प्रतिरूप का मतलब होता है पहाड़ है, नदियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं या पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, इन सबको हम किस में लेते हैं बच्चों? भौतिक प्रतिरूप के अंदर। महाद्वीपों, महाद्वीप आपको मालूम ही है हमारे धरातल के ऊपर बच्चों कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ? एशिया महाद्वीप। कौन सा है बच्चों? एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। इस तरह हमारे कितने महाद्वीप हुए बच्चों? 7 महाद्वीप हुए और 5 महासागर हैं। देखो बच्चों सबसे बड़ा जो महाद्वीप है बच्चों वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है बच्चों? एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है। और यदि अपन से पूछा जाए बच्चों कि छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। फिर हम कर महासागर, महासागर की यदि बात करें तो पृथ्वी के ऊपर 5 बड़े महासागर हैं। कितने हैं बच्चों? 5, लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं। लेकिन हम 5 का नाम बताएंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये 5 हमारे क्या हैं? महासागर है। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो होगा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो बड़ा प्रशांत, छोटा आर्कटिक महासागर। विभिन्न देशों, जैसे अपन एशिया में कौन से देश है, अफ्रीका में कौन से देश है, यूरोप में कौन से देश है, उन सभी देशों को भी ग्लोब के ऊपर दर्शाया जाता है, वो भी अक्षांश और देशांतर के आधार पर। द्वीपों, और उसमें प्रत्येक देश के जो द्वीप हैं या महासागर या सागर या झीलों के अंदर पाए गए जो द्वीप हैं उनको भी ग्लोब के अंदर दर्शाया जाता है। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए द्वीप क्या है, तो धरातल का वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्वीप। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, धरातल का वह भूभाग जो चारों ओर से किससे ढका हो, या सॉरी चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और आपको बच्चों एक शब्द आता है प्रायद्वीप। कौन सा शब्द आता है? प्रायद्वीप। देखो प्रायद्वीप और द्वीप में थोड़ा ही अंतर होता है। द्वीप के मैंने क्या कहा, इसके चारों ओर क्या पाया गया? जल पाया गया, उसे हमने क्या कहा? द्वीप। लेकिन प्रायद्वीप के अंदर
सीधी सी परिभाषा है बच्चों, धरातल का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। कितने ओर से बच्चों? 3 ओर। जैसे हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा, इस साइड अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। इस तरह हमारा जो भारत है 3 ओर से जल से क्या हो? घिरा। इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप। और आपको मालूम ही है विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है बच्चों? ग्रीनलैंड। और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो द्वीप का पूछा जाए बच्चों तो वो जावा सुमात्रा द्वीप है। कौन सा है बच्चों? जावा सुमात्रा द्वीप। आदि की आकृति, स्थिति और उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज्यादा सही रूप से दर्शाया जा सकता है। और जो हमने महासागर, द्वीप, महाद्वीप और विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रतिरूप हैं वो सबसे पहले हम उनकी दिशा आकृति के आधार पर एक समतल कागज पर दर्शाते हैं और उस समतल कागज को फिर किस पर लगा दिया जाता है? एक गोलाकार ग्लोब के ऊपर लगा दिया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो बच्चों में आपको एक ग्लोब को कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं सिखाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम ही है, हमने पढ़ा भी है कि मानचित्र पहले बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सभी आकृति चाहे भौतिक हो, महासागर हो, नदियों को एक समतल कागज के ऊपर दर्शाया जाता है, फिर उसको एक गोलाकार वर्ग के ऊपर चिपका दिया जाता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कोण बनाती है। तो ग्लोब पर ये कोण और अक्ष कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सब मान लो ये हमारी पृथ्वी का एक गोलाकार वर्त है। क्या है बच्चों? ये हमारा पृथ्वी का एक गोलाकार वर्त है और आपको पता ही है गोलाकार वर्त का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 360। और यदि हम इसको 4 भागों में यदि बांटते हैं तो प्रत्येक भाग का कितना मान हुआ बच्चों? 90 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 90। कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। पूरे वर्ग का मान कितना है? 360। कितने भाग बांटने हैं? 4। तो आप देखो भाग दो, इसके अंदर 9 चौक 36 और पीछे बचा कितना? 0। तो 4 भाग का प्रत्येक भाग का मान कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री। तो ये सारे कितने कितने डिग्री का कौन है बच्चों? 90 डिग्री का। तो अब आप 90 डिग्री का कोण तो बना लिया। अब आपको पृथ्वी के ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है बच्चों? 23.5 डिग्री। तो ग्लोब के ऊपर भी झुका हुआ मिलती है पृथ्वी, तो वो झुकाया कैसे वो जानते हैं। तो पहले अपन इस पर हम रखेंगे चंदा। ये हमने रख दिया, मान लो चंदा रख दिया बच्चों। अब इस चंदे के ऊपर से अपन को कितने डिग्री का कोण बनाना है? 23.5। पहले हम बनाएंगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ। मान लो यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री आया। कितने डिग्री आया बच्चों? 23.5। और इस साइड में देखते हैं अपन का कितना है बच्चों? 23.5। तो हमने उत्तरी गोलार्ध में दर्शा लिया बच्चों। अब इसी तरह हम क्या दर्शाएंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब चंदे को वापस क्या कर दो बच्चों? उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। अब चंदा हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर हमने कितने डिग्री का कोण खींचा बच्चों? 23.5 का। यहाँ पर हमने 23.5 ले लिया और यहाँ पर हमने 23.5 ले लिया। तो अब अपन के पास 23.5 हो गए। तो ये अपन के 23.5 डिग्री हो गई। अब इन 23.5 डिग्री की जो दोनों बिंदु है उनको आपस में क्या मिला दो? मिला दो। इस तरह आपने क्या कर दिया? 23.5 डिग्री को मिला दिया। तो ये अपन की कौन सी अक्षांश हो गई? 23.5 डिग्री अक्षांश। तो 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे बच्चों? करक रेखा। क्या कहेंगे? करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा। और इसको कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। तो आपको 23.5 डिग्री का अभी तक तो क्या निकाला आपने? झुकाव। आपके पास का व्यवहार कहते हैं कि पृथ्वी 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब अपने 67.5 डिग्री का कोण कहां पर होगा वो देखिए। तो सबसे पहले आप यहां से वापस चंदा दिए, पहले दक्षिण में देखते हैं। यहां से चंदे से आप निकालो 67.5 डिग्री। यहाँ पर हो गई 67.5 डिग्री दोनों साइड। यहाँ पर भी 67.5 और यहाँ पर भी 67.5 हो गए। और इस तरफ हम चंदा उल्टा कर देंगे अब उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो उसमें भी अपन क्या निकालेंगे बच्चों? 67.5। मान लो यहाँ पर अपन के 67.5 डिग्री के कोण आए। अपन को यहाँ से देखते हैं। फिर इन बिंदु को आपस में क्या कर लो बच्चों? मिला लो।
और यहाँ पर भी इन बिंदु को क्या करो बच्चों, आपस में मिला लो। अब ये 67.5 डिग्री के क्या बने, कोण बने। 67.5 डिग्री का जब कोण बनता है तो अब इसमें आप देखोगे कि इसमें 67.5 डिग्री जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, आरक्तिक रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, आरक्तिक रेखा। और इसको क्या कहेंगे बच्चों, अंटार्कटिक रेखा, या भी इसे कह सकते हैं उत्तरी उपध्रुव रेखा, या नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी उपध्रुव रेखा। वापस दूसरा नाम भी लिख देता हूं, उत्तरी उपध्रुव रेखा। और नीचे वाले को क्या कहेंगे बच्चों, दक्षिणी उपध्रुव रेखा। ये हो गए। फिर अपन को क्या करना है, झुकाव लेना है। क्या लेना है, झुकाव। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है बच्चों, 67.5 डिग्री झुकी है। ये तो हमने क्या किया बच्चों, एक समतल कागज पर ये ग्लोब बनाया। अब अपन को क्या करना है, ग्लोब को झुकाना है। क्या करना है, ग्लोब को झुकाना है। तो 67.5 डिग्री पर झुकाव है तो एक अंश ध्रुव या बनेगा और एक ध्रुव या बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक ध्रुव या बनेगा और एक ध्रुव या बनेगा। और फिर अपन को यहाँ पर एक स्टैंड लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक स्टैंड लगाएंगे। और इस स्टैंड को इस तरह अपन एक ग्लोब के माध्यम से या स्टैंड को इस तरह झुक लगा देंगे। और ये जो स्टैंड बनी है, और इस स्टैंड के माध्यम से यदि हम देखेंगे कि ग्लोब को बच्चों, तो अपन को पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री का, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। तो अब आप देखिए, इस ग्लोब से अपन सीधी देखते हैं तो ये पृथ्वी का झुकाव मिलता है। तो हमने ये रेखा खींची, फिर ये झुकाव होने के बाद ये रेखा किस तरह की हो जाएगी आपको बता देता हूं बच्चों। थोड़ा सा तिरछापन आ जाएगा इस रेखा के अंदर, और तिरछापन आता ही ये ग्लोब झुका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब पृथ्वी इस तरह हो गई। कैसे हो गई बच्चों, इस तरह। अब इस तरह होने के बाद ये देखिए आपको आगे की तरफ झुकाव देखने को मिलेगा। तो वापस यहाँ पर 23.5 यहाँ है, और 23.5 को अपन कौन खींचते यार, और एक 23.5 का यार, ये हो गए 23.5, और फिर ये हो गए 67.5, 23.5 और 67.5। अब इसको वापस आप वापस दर्शा सकते हो ऐसे, इनको अच्छी तरह से लिखकर। आपको मैंने पहले कागज के ऊपर कैसे बनाया जाता वो बता दिया। अब यहां पर देखो, कर्क रेखा 23.5, इसको वापस देख लेते हैं अपन पूरा का पूरा। ये हमारी हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये हो गई हमारे 67.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव रेखा, और ये हो गया अपन का दक्षिणी ध्रुव। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह अपन यहां लिखेंगे बच्चों, कर्क रेखा 23.5, यह हो जाएंगे 67.5 पर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी उपध्रुव रेखा, और यह हो गया उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव, ये हो गया। अब इस बच्चों देखिए, आपका जो हमने क्या कहा था, ग्लोब एक तरफ झुका हुआ है। अब इसको देखिए, झुका हुआ मिला कि नहीं मिला। देखो आपको ये झुका हुआ मिला कि नहीं मिला। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसका झुकाव कितने हुआ, 23.5 डिग्री का, और कोण कितने का हुआ, 67.5 डिग्री का। तो अब बच्चों आपको ग्लोब बनाना आ गया होगा कि ग्लोब को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमने समतल कागज के ऊपर अक्षांश, देशांतर और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को दर्शाया। फिर अपने इसको झुकाव और कोण के आधार पर इनको देखा, तो हमने 67.5 डिग्री का कोण बनाया और 23.5 डिग्री का झुकाव लेकर हमने इस ग्लोब का निर्माण किया, और जो रेखा थी वो वापस पुनः अच्छी तरह से दर्शा दी। इस तरह इसमें किसका निर्माण हुआ बच्चों, ग्लोब का निर्माण हुआ।
तो अब आप ग्लोब के निर्माण के बनाने के बाद आपको मैं बता देता हूं ग्लोब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ग्लोब के अंदर जो भी डाटा दर्शाए जाते हैं वो एकदम सही होते हैं, लगभग एकदम क्या होते हैं, सही माने जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर होते हैं वैसे के वैसे इसको माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि इसको सभी स्थान पर आसानी से ले जाया नहीं जा सकता। इस कारण से लोग ग्लोब के स्थान पर ज्यादातर मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? मानचित्र। क्यों? क्योंकि ग्लोब को हम जेब में डाल नहीं सकते या अपन के जो बैग होता है उसके अंदर डाल नहीं सकते, और तथा किसी प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा नहीं सकते। लेकिन जो मानचित्र होता है उसको हम अपने जेब में डालकर, बैग में डालकर और आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसलिए ग्लोब की तुलना में मानचित्र का अधिक प्रयोग होता है। तो बच्चों हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लेते हैं हमारे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है और तीसरा नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है बच्चों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही है, लेकिन बच्चों इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बच्चों अब हम विषुवत रेखा की विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसको अपन मानचित्र के साथ उसको समझाते जाएंगे। तो बच्चों हम विषुवत रेखा की पहले हम परिभाषा के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हो उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जैसे बच्चों में हम यहाँ पर इस ग्लोब को हम करके बताते हैं कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं। तो विषुवत रेखा के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैं समझाऊंगा कि विषुवत रेखा बनती कैसे। ये देखिए अपन की ग्लोब है, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। और ग्लोब के ऊपर हम विषुवत रेखा को बनाएंगे। किसको बनाएंगे बच्चों? विषुवत रेखा को बनाएंगे। अब हम बच्चों विषुवत रेखा को दर्शाएंगे कि विषुवत रेखा कैसे बनती है और किस तरह ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। तो बच्चों ये हमारी पृथ्वी का एक छाया कॉपी की तरह हमने ग्लोब की बातें एक वर्त बनाया है, और ये वर्त को इस तरह ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये रेखा क्या कहलाती है बच्चों? विषुवत रेखा। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। इसके अन्य नाम देखते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं इसको, और इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। तो इस तरह ये हमारी जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यदि आपसे बच्चों पूछ लिया जाए कि गोलार्ध या ग्लोब के ऊपर ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वो सिर्फ कौन सी है? विषुवत रेखा ही है। और आरपीसी 2015 सेकंड ग्रेड के अंदर ये सवाल भी आया था बच्चों कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा या मकर रेखा, कर्क रेखा या उपध्रुव रेखा। तो इसमें कौन सा उत्तर था बच्चों? विषुवत रेखा। तो इस तरह 2 भागों में बांटती है। अगले बिंदु को हम देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखो, आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और आधे भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये विषुवत रेखा का जो उत्तर में स्थित जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और आपको मालूम है बच्चों हमारा जो भारत है स्थित वो कौन से गोलार्ध में है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना बच्चों, भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बच्चों हम तीसरी विशेषता को हम देखते हैं। विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है, और विषुवत रेखा है एक पृथ्वी पर क्या बनाती है? काल्पनिक वर्त। ये जो विषुवत रेखा है अपन को एक सीधी रेखा में ध्यान देती है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर जो इस रूप में गोलाकार रूप में पाई जाती हैं जो एक काल्पनिक वर्त बनाती। काल्पनिक वर्त का मतलब है कि हम इसको कल्पना के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उस रेखा को हम देख नहीं सकते। इसलिए इसे क्या कहा गया है? काल्पनिक वर्त। यदि अपन पृथ्वी के ऊपर अक्षांश या देशांतर को देखना चाहते हैं तो बच्चों हम इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारी वैज्ञानिक द्वारा
अपने खगोलीय प्रवृत्ति तथा गणितीय प्रवृत्ति के द्वारा अक्षांश और देशांतर का मान निकालकर बनाई हुई है, जो ग्लोब पर स्थित है लेकिन पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती है। हम अगले बिंदु की बात करें, विषुवत वर्ग पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्ग बनाती है। अब आगे वाले देखते हैं पॉइंट को। विषुवत वर्ग से दूरों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। देखो, विषुवत रेखा से बाहर जैसे जैसे हम दूर की तरफ जाएंगे, इस तरह जैसे जैसे जाएंगे, ये देखो मैं बना रहा हूं जैसे अक्षांश रेखा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। जैसे 0, 20, 40, 60, 80 और ये ध्रुव हो जाएगा, ये 90 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुव हो जाएगा। और इसी तरह हम दक्षिण में जाएंगे, 20, 40, 60 और 80 और ये बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री ध्रुव। तो इस तरह बच्चों अपन क्या देखते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर में जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिण में जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, जो इसके समांतर एक रेखा खींची जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। और फिर आपको मालूम ही है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं अक्षांशों की लंबाई धीरे धीरे क्या होती जा रही है बच्चों, छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, छोटी। आप खुद देख सकते हो, ये देखो सबसे लंबी ये विषुवत रेखा, ये देखो इसकी लंबाई ज्यादा है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं या दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, इसकी जो लंबाई है रेखा की वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की लंबाई में क्या आएगी, कमी आएगी। देखो बच्चों, ये 2017 आरपीसी थर्ड ग्रेड के अंदर ये सवाल भी पूछा गया था। सवाल में क्या था बच्चों कि ध्रुव से, सुन लेना बच्चों, ध्रुव से भूमध्य की रेखा की तरफ आते हैं तो अक्षांश रेखाओं में क्या परिवर्तन आता है। सवाल का जो उत्तर था, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको बताइए, ध्रुव से हम जाते हैं भूमध्य रेखा की तरफ, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ घटेगी और ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी। ये हमेशा इसका उल्टा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी और यहाँ पर बढ़ेगी। तो आपको इस प्रकार के सवाल का भी ध्यान रखना है। अब आगे वाला यदि हम पॉइंट को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, विषुवत वर्ग से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्ग का 1/4 होती है। और विषुवत वर्ग से ध्रुव की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का जो कुल मान है उसका कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/4। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का मान कितने डिग्री है बच्चों, 360 डिग्री। कितना है बच्चों, 360, ये आपको मालूम है। और इसका कितना भाग है, 1/4। तो अब हम लिखते हैं इंटू 1/4। कितना करेंगे, 360 डिग्री इंटू 1/4। तो आप इसको देखिए, 9 चौक 36, कितना है, 9 चौक 36 और कितने डिग्री हो गए उत्तर, 90 डिग्री। तो 360 का 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब आगे देखो, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। तो हमने 360 डिग्री का 1/4 देखा बच्चों, कितने डिग्री आया था, 90 डिग्री। तो इस तरह ये पृथ्वी का जो कुल मान है उसका 1/4 अक्षांश रेखा का मान होता है। तो 1/4 मान होता है वो 90 डिग्री उत्तर में होगी और 90 डिग्री दक्षिण में होगी। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होंगे और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होंगे। इस तरह पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांशों की संख्या बनती है वो टोटल 181 होती है। कितनी होती है बच्चों, 181। कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा 181 कैसे होती है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री जो अक्षांश है, ये जैसे मैंने अभी बताया है, 90 डिग्री अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है तो किसे दर्शाएगा बच्चों, उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ये किसको दर्शाएगा बच्चों, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। इस तरह
पृथ्वी को दो भागों में हमारी विषुवत रेखा बांटती है। 90 डिग्री उत्तर में होती है अक्षांश, उसे उत्तरीय अक्षांश कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिण में होती है, उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। एक बच्चों हमने पीछे क्या कहा था कि 181 अक्षांश कैसे होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। चलो ये हो गए उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री कितने अक्षांश होते हैं? दक्षिणी अक्षांश। क्या होते हैं बच्चों? दक्षिणी अक्षांश। तो आपको मालूम ही हुए, तो 90 और 90 कितने हुए बच्चों? 90 और 90 कितने हुए? 180। कितने हुए बच्चों? 180। चलो 180 तो मालूम चल गए। अब बच्चों मैंने कहा था 181 है, तो वो एक रेखा कहां पर है? तो वो रेखा अपन के 0 डिग्री है। कौन सी है? 0 डिग्री। ये जो भूमध्य रेखा है उसका मान कितना है? 0 है। तो अपन को क्या कहा है? भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 है, तो उत्तर में 90 तो एक ऊपर से लेगी, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 है तो नीचे एक दूसरे से लेगी। तो 90 प्लस 90 तो 180 हुई, और प्लस 1 कौन सी हुई बच्चों? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा सहित कितने हुए बच्चों? 181 अक्षांश हुए। कितने हुए बच्चों? 181 अक्षांश हुए। लेकिन बच्चों इसमें भी एक कंफ्यूज सवाल होता है। यह तो अक्षांश है, यदि पूछ ले कि पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? सवाल क्या है बच्चों? पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। देखो पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा वो होती है जो दो बिंदु को आपस में मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। तो आपने देखो यहाँ पर अपन खुद यहाँ पर ग्लोब के अंदर भी देखो, जो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ठीक है? तो ये दो बिंदु को आपस में मिला रही, तो क्या हुई है? रेखा हुई। लेकिन जो ध्रुव पर स्थित है, कहां पर? जो ध्रुव पर स्थित जो अक्षांश है वो किस रूप में पाई गई है? बिंदु के रूप में। किस रूप में पाई गई है? बिंदु के रूप में। क्या बिंदु रेखा होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए बिंदु को हम रेखा ना कहकर क्या कहेंगे? सिर्फ अक्षांश कहेंगे। इसलिए मैंने अक्षांश की संख्या 181 बताई है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको यदि पूछी जाए, रेखाएं कौन सी रेखाएं बच्चों? अक्षांश रेखाएं, तो इसकी जो संख्या है वो 179 है। कितनी है बच्चों? 179। क्यों? कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पॉइंट में, तो दो को बाहर निकालो, 181 में कितने बचे? 179। तो ये 179 की हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो बच्चों हमने अभी ग्लोब और विषुवत रेखा का जो निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा है। तो हम अगले वीडियो के अंदर बच्चों अक्षांश व देशांतर के जो जाल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।